Okay, guys, the recording is on now. ओके, पहली बात तो बेटा कल जो डेक्लेविटी वगैरह था वो तुमने देखा था, उसमें वो फिक्स्ड पर्टिकुलर्स वाला था, वो देख लिया। उसके अलावा अगर तुमने पास्ट एमएमडी पेपर्स में नज़र मारी हो, आई एम श्योर, आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमने सारे सॉल्व कर लिए होंगे, बट इफ़ यू हैव ग्लांस थ्रू देन व्हाट इज़ योर टेक ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम एमएमडी एग्जाम्स? हाँ भाई बच्चों, what is your take on MMD exam questions if you have gone through them? सर अभी एक्सरसाइज वाले कर रहे हैं सर। बेटा कल मैंने क्या कहा था, अगर तुम थोड़ी सी क्लास में सुन लो और उसके हिसाब से चल लो। सर वो है तो सिमिलर ही है जो नहीं बेटा, नहीं बेटा, क्या होता है कंफर्ट लेवल की बात होती है, बात वो नहीं है सिमिलर। सिमिलर तो है ही, वो तो मुझे पता है, बट दैट गिव्स यू कंफर्ट कि जो हमने क्लास में किया है दैट इज अलाइंड विद व्हाट कम्स इन द एग्जाम्स। सो जो एमएमडी पेपर के क्वेश्चन तुम शेयर किए गए थे, दे वर विद द इंटेंट ऑफ गिविंग यू दैट कंफर्ट कि जो उसको, जब हालांकि मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन सस्पेंड भी कर दिए हैं फिलहाल के लिए, द होल आइडिया वाज टू बेसिकली गिव यू दिस कॉन्फिडेंस कि यार जो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, जो आते हैं हमें, वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। ओके, नाउ I'll take this one MMD past paper question because most of the people come to me with doubt on this, and hope you have your okay, ये तो बिना उसका है MV इनशिप का, मे भी अगला MV इनशिप का भी ले लेंगे। So let's do this paper question today in the class. Can you please see this question and try and solve it? Do not forget anything that we have applied so far. A vessel of length 148, LCF 70 meters, draft forward 8 meters, aft 9.8, TPC 32, MCTC 264, lightly grounds on a gently sloping seabed. Soundings taken at that instant showed forward depth as 8 meters and aft depth as 10.9 meters. Find the drafts after the tide falls by part 1 30 centimeters, part 2 2 meters. कुछ ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है बेटा जो हमने एक्सरसाइज की है, उसमें एमवी विजय पे बेस था, करेक्ट? ये सर क्या ऐसे ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है। उससे भी ये आसान हो गया है क्योंकि एमवी विजय के केस में तो ये था कौन से पर्टिकुलर निकाले ना निकाले डाउट था, इसमें तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जो पर्टिकुलर दिए हैं वही आपको यूज करने। सो वुड यू लाइक टू फर्स्ट टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? अच्छी तरह सोच समझ के बोलना कि इसका फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए। ट्रिम कॉस्ट निकालना है। क्या बेटा? ट्रिम कॉस्ट हमें पता चल जाएगा, फिर उससे हम पी निकाल कैसे? सकते हैं। एक मिनट, ट्रिम कॉस्ट कैसे पता चल जाएगा? सर इनिशियल ट्रिम पता है और फाइनल ट्रिम पता है, तो उससे माइनस करेंगे तो एक मिनट, फाइनल ड्राफ्ट्स कहाँ हैं तुम्हारे पास? मतलब 8 मीटर्स एंड 10.9 वाला सर। किसने कहा ये ड्राफ्ट्स हैं तुम्हारे? क्या यार, क्वेश्चन तो कम से कम ध्यान से पढ़ लो, एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डोंट बी सो कैजुअल इन योर रिस्पॉन्स। सिर्फ पहले ये निकालेंगे कि ये वेसल मतलब क्रिटिकल पीरियड में है या नहीं है सर। ओके, किस सिचुएशन में? 1 में, 2 में या दोनों में?
सर दोनों में निकाल लेंगे सर। वेरी गुड, तो दोनों में निकालोगे। ओके, सो व्हाट इज ही सेइंग कि लेट अस से इफ आई एम टॉकिंग ऑफ पार्ट 1, so he wants to find out that when the tide falls by 30 centimeters, is the vessel sitting overall or not sitting overall? Is this what you said beta just now? हाँ जी सर। Okay, so now can you elaborate little bit more? How will you find that out beta? What will you do to find that out? Now I am going into detail of that step. Step is correct, so let me tell you that first. Sir, vessel run ground lightly at draft of 9.8 meters. So Where नहीं, firstly तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो. Which point is going to make first contact? क्योंकि sloping है सर ये। okay, तो based on the question, which is the point of contact on light grounding, don't you think that is important to find out कि P कहाँ एक्ट होगा, या ऐसे ही करना शुरू कर दोगे? नहीं सर, वो तो जरूरी है। स्टर्न पे सर। स्टर्न पे होगा ना सर, नहीं आफ्ट ड्राफ्ट ज्यादा है तो सर फॉरवर्ड सर आगे जस्ट तो फॉरवर्ड पार्ट होगा ना सर। पता नहीं यार, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है जो फेज 1 के बच्चों में इस पे भी डिबेट चाहिए कि कोई आफ्ट बोलेगा कोई फॉरवर्ड बोलेगा। नहीं सर, फॉरवर्ड पार्ट टच होगा ना सर। फॉरवर्ड होगा ना, स्लांट इज मोर देन हाँ, ओके सर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ज्यादा ही है सर। अरे भाई, जब उसने दे रखा है डेप्थ एट द टाइम ऑफ Depth लाइट दे रखी है ग्राउंडिंग, सर। डेप्थ फॉरवर्ड वाज सेम एज द ड्राफ्ट फॉरवर्ड, सो नीडलेस टू से इट इज द फॉरवर्ड एंड व्हिच हैज टच्ड ना। यस सर। So whereas so don't you think जब इसने मुझे एक स्टेप बोला कि he wants to find out whether the vessel is sitting overall or not after 30 centimeters fall of water, so don't you think in determining so first and foremost would be to know which is the point of contact? Yes or no? Can you solve this question if you don't ascertain which is the point of contact? Would you be able to solve it? नो सर, नो। तो ये बेटा, ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी, मतलब। और तुम्हें जितनी भी क्लासेस चाहिए, कल चाहिए, मंडे को चाहिए, ट्यूसडे को चाहिए, जितनी क्लासेस हैं उतनी लगवा लो, लेकिन ये बेवकूफ़ियाँ वाली चीज़ें अपने दिमाग से निकाल के चलो, तभी तुम्हारा आगे कुछ काम होने वाला है। नहीं तो यू विल मेस इट अप और आके अपने आप को देखो, आओगे क्वेश्चन देखोगे, बोले हाँ यार इस टाइप का हुआ तो था, क्यों क्वेश्चन तो एस्केप कर नहीं सकता जब 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज की है तो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारा तो अटेम्प्ट चला गया ना बेटा। सो एनीवे, coming back to the question, yes, the first answer given by somebody in the class, and मैं देखो नाम भी इसलिए नहीं देखता हूँ तुम्हारे माइक वगैरह पे कि I don't want my response to be biased. तो बेसिकली वो सही था कि भाई 30 सेंटीमीटर पानी के फॉल के बाद जहाज मेरा पूरा बैठेगा या नहीं, that is what I need to determine. Yes, to determine that, the first and foremost thing was to know where the point vessel is made contact on light grounding, and of course that is the forward perpendicular. Why? Because depth at the forward end is same as the draft forward, so obviously the light grounding has taken place at the forward end. Correct beta? Right? Yes, sir. अब मुझे तुम जवाब देना, having established that forward end पे grounding हुई है, what should I do to determine कि वेसल पूरा बैठा है या नहीं बैठा? क्या निकालना चाहिए उसको ascertain करने के लिए मुझे? सर हाई ड्राफ्ट निकालते हैं। हैं जी बेटा? हाई ड्राफ्ट। Are you sure? एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन तुमने ऐसे किए थे, उसमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालने के, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को कंपेयर किया था। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से क्या करोगे तुम? मैंने पूछा क्या करो, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेलिंग, आई एम सेइंग हाउ विल यू डिटरमिन, व्हाट इज इट दैट विल गिव यू एन इनसाइट इनटू वेदर शी इज सिटिंग ओवरऑल और नॉट? दैट इज माय क्वेश्चन। तो ड्राफ्ट है क्रिटिकल इंस्टेंट 9 मीटर अबव टी निकाल लेंगे सर क्रिटिकल इंस्टेंट पे। चलो, क्रिटिकल इंस्टेंट वर्ड लूजली यूज मैंने भी किया था, तुम भी कर रहे हो, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज क्रिटिकल इंस्टेंट, जस्ट टू रीइंफोर्स दैट, राइट? बिकॉज क्रिटिकल इंस्टेंट इज ओनली इन ड्राई डॉकिंग, राइट बेटा? राइट सर। ठीक है, तो P कैसे निकालोगे मुझे बताओ जरा। सर हाई ड्राफ्ट से सर पहले सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और फिर सेकंड सिचुएशन में जब वो डेप्थ दी हुई है सर 8 मीटर एंड 10 पॉइंट, नहीं डेप्थ नहीं सर। हाँ सर, अपने पास ट्रिम है, एमसीटीसी है, सो डिवाइड बाय फॉरवर्ड एंड है, सो
अपना RF जो है फॉरवर्ड तक जाएगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा, P आ जाएगा। तो ट्रिम कितना है? इनिशियली से 1.8 मीटर मुझे नहीं पता, तुम कह रहे हो हम ट्रिम चेंज से ये निकालेंगे। अच्छा, ये तुम पहले निकालना क्या चाह रहे हो? चलो मेथड पे तो फिर आऊंगा, मेथड भी तुम गलत बता रहे हो। निकालना क्या चाह रहे थे? कैन यू रिपीट अगेन? सॉरी, आई मिस्ड आउट दैट। सर P at what time? at the light grounding। at light grounding में तो P 0 होगा। सर जब 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होगा सर वो। 30 सेंटीमीटर जो है वो फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो डाउन हुआ वो हो जाएगा, तो TA हो जाएगा, सॉरी TF हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो उससे हम लोग एक मिनट, तुझे क्या पता TF हो जाएगा 30 सेंटीमीटर? क्या पता पूरा बैठ गया हो जहाज? अभी तो तुमने कहा फर्स्ट आई हैव टू डिटरमिन वेदर शी इज सिटिंग ओवरऑल और नॉट, उसको अब तुमने डंप कर दिया एक साइड। इसमें सर ये इंक्रीज इन ऑफ ड्राफ्ट, ये मीन सिंकेज लेके। अरे भाई, तुमने मुझे ये यू एग्रीड विद दिस स्टेप कि हमें ये डिटरमिन करना है वेदर शी इज सिटिंग ओवरऑल और नॉट व्हेन 30 meters falls, and when we do the second question same thing when 2 meter falls, is she sitting overall or not? Was that to be determined, yes or no? Yes sir. तुम लोगों ने एक्सरसाइज भी नहीं की है। You just wanted to bloody say कि हमने ये इसलिए नहीं किए questions कि we were doing the exercise questions। अगर एक्सरसाइज की होती तो इस question you would have been addressing this question। So don't just try to bullshit left right and center कि वो कर रहे थे ये कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है यार काम। कुछ भी बोले जा रहे हो। You can't even bloody read the English in the question. Somebody is saying trim 8 meter draft, 10.9 meter draft। मतलब question भी तमीज से नहीं पढ़ना क्या? How do you want the bloody question to be done? मेरा क्या, मैं स्लाइड दिखा के निकल जाऊंगा बेटा? तो जब तुमने सीखना ही नहीं, you don't want to be logical in response, then it's very good। मेरे पास तो सारे सॉल्व है, मैं फटाफट तुम्हें स्लाइड दिखाता जाऊंगा, क्वेश्चन हो गए। Well, people are just talking left, right, center, जो मन में आता है, जो मुंह से निकल जाए। And for last 1 month, since the February batch has also come, I've been telling it's very important what you speak. You must articulate it। जो मुंह में आता बोल के निकलते हैं। Somebody said we will find out whether she is sitting overall or not। In other words, we will find out when is she going to sit overall, और उसको कंपेयर करके हम करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कैसे पता करोगे कि भाई whether she is sitting overall or not, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर इन फर्स्ट केस 30 सेंटीमीटर में तो ओवरऑल सिट नहीं होगा, ओनली फॉरवर्ड। नहीं, एक मिनट, तो व्हाट इज योर बेसिस? बैठेगा नहीं बैठेगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रिजल्ट। I am asking you, how did you say so emphatically without calculation? Because sir forward and वो ड्राफ्ट 8 मीटर है, सो वहां पे देन जो आफ्ट में जो डेप्थ है तो किसी पे बैठ जाता, मुझे क्या बिना चेक के, मतलब ये क्या यू आर टॉसिंग अ कॉइन और व्हाट? सर वो कैलकुलेट करेंगे बट तो हाँ, तो माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट कैसे करोगे, वही पूछना चाह रहा हूँ। प्लीज टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट। जो सर आगे ड्राफ्ट है वो 8 मीटर्स है, जब 30 सेंटीमीटर जाएगा वो ड्राफ्ट 7.7 हो जाएगा। ठीक है सर। एंड जो ये LCF 70 मीटर्स है तो ये फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे लगा है सर, तो हम इसको 148 70 कितना 78 हो गया। अच्छा, एंड इसके बाद सर हम ये TA 1 सेकंड, हाँ लिख के देखो ना क्या करोगे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग समथिंग यार, ट्राइंग टू से समथिंग। सर मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर फॉरवर्ड डेप्थ दे रखी है हमें, और मतलब ड्राफ्ट भी इक्वल है, एंड आफ्ट डेप्थ दे रखी है 10.9। ठीक है बेटा। जो स्लोप होगी हमारी सी बेड की वो 2.9 मीटर्स होगी ना सर? वेरी गुड। एंड हमारी ट्रिम दे रखी है इनिशियल 1.8 मीटर्स। 1.8 मीटर्स इनिशियल सो ट्रिम। हमारी जो ट्रिम चेंज होगी सर वो 1.1 मीटर होगी। 2 फॉर द वेसल टू सिट ओवरऑल।
सो हम तू ट्राई नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो वो हम उससे पी निकाल लेंगे सर। उससे पी निकाल, पी एट द टाइम व्हेन शी जस्ट सिट्स ओवरऑल। सिट्स ओवरऑल, यस सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। अरे भाई 1 और 2 पे तो जब जाएंगे पहले ये। अच्छा हमें एक और बात बता दे बेटा इन कंटिन्यूएशन। चलो पी निकाल लिया, फिर पी के बाद क्या करोगे? देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन इफ समबडी हैज मिस्ड आउट। आई वांट टू कंटिन्यू टॉकिंग टू यू। पी निकाल लिया व्हेन शी सिट्स ओवरऑल, फिर क्या करेंगे पी का बेटा? सर पी आ गया तो हमारे पास इसमें से जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी सर उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। तो W माइनस पी के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकते हैं सर। बेटा डिस्प्लेसमेंट दी हुई है क्या? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दी हुई इन्होंने। ओ हाँ, वो तो पर्टिकुलर वाला क्वेश्चन नहीं है पे सर। वो ऑप्शंस लग रहा है सर। हाँ सर वन थिंग मे बी हम इनिशियल हाइड्राफ्ट निकालेंगे एंड देन विल सी कि कितना फॉल कर रहा है आफ्ट में। या देन विल सी कि अगर वो 30 सेंटीमीटर से अगर हमें लास्ट का टीए मिल जाता है कि इतने पे अगर वो फॉल करेगा तो लास्ट का टीए मिल जाता नहीं है। कैसे मिलेगा मुझे बताओ? मिल जाता है मतलब क्या? कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं सर, आई बैक ट्रैक। मिल जाता है क्या मतलब हुआ? So that will find the correction, na? Correction to the high draft. Which high draft? Sir, initial one when it's just नहीं, इनिशियल हाई ड्राफ्ट। जब इनिशियल की बात कर रहे हो तो इनिशियल ड्राफ्ट तो आपको दिए हुए ना 8 मीटर्स और 9.8 मीटर्स, उससे अपना हाई ड्राफ्ट चलो निकाल लिया। फिर सर देन विल फाइंड द टीए कि कितना चेंज होएगा, ट्रिम कॉज होएगा कि व्हेन सिट्स ओवरऑल, देन विल फाइंड आउट द आफ्ट टीए। अच्छा एंड सर वी नो दैट, एंड उसके बाद जब हमें पता चलेगा कि पूरा द शिप सिट्स ओवरऑल। यार तुम लोगों ने ना मेरी एक बात में पता नहीं कितनी बार सेंटेंस बोल चुका हूं, और उस सेंटेंस के तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंग रही है बिल्कुल किसी के भी। इट्स सो सैड। विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नाउ? फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। I've been telling जहां कांटेक्ट हुआ वहां। So what do you have to find out? जब 30 सेंटीमीटर फॉल होगा या 2 मीटर्स फॉल होगा, कोई भी केस करो, that will directly give you the draft forward, correct? जब 30 सेंटीमीटर फॉल होगा तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट हो जाएगा तुम्हारा 7.7। जब 2 मीटर फॉल होगा तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट हो जाएगा 6 मीटर्स, करेक्ट? Yes or no? Yes sir. And only thing that gives you is the forward draft. Part A में forward draft 7.7, part 2 में forward draft 6. There is no other information till you calculate which tells you कि जहाज बैठा है या नहीं बैठा। Am I right? Yes sir, correct. Am I right, so guys? So what should you do to determine कि वो बैठा है या नहीं बैठा? इसका मतलब ये हुआ कि जब जहाज फर्स्ट टाइम पूरा बैठेगा, मुझे उस टाइम का फॉरवर्ड ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है, ताकि उस ड्राफ्ट को मैं 7.7 या 6 मीटर से कंपेयर करके ये इन्फ्रेंस निकाल सकूं कि शिप बैठा है या नहीं। एम आई नाउ क्लियर? डिड यू गेट व्हाट आई सेड और शुड आई रिपीट? बेटा मेरे पास ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है, मेरे को 2 मिनट लगते हैं, मैं खट तुम स्क्रीनशॉट लेते रहते हो, तुम खुश हो गया क्वेश्चन। तुम लोग इसको नहीं पकड़ रहे हो। द ओनली थिंग ऑन फॉल ऑफ लेवल, चाहे 30 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 मीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, आफ्टर लाइट ग्राउंडिंग एट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, ओनली इंफॉर्मेशन यू आर इन्फरिंग आउट ऑफ दैट इज कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट उतना ही कम हो गया। दैट्स ऑल यू गेट टू नो, करेक्ट बेटा? Correct sir. Yes sir. Correct sir, correct. It does not convey to you पूरा बैठा नहीं बैठा क्या है, that condition is not being conveyed. And ये तो तुक्के मारने वाली बात हुई। 30 सेंटीमीटर बहुत कम गिरा है सर, उसमें कहां बैठेगा? ये तो तुक्के वाली बात हुई फिर। तो दैट मीन्स इसका मतलब अगर मेरे पास फॉरवर्ड ड्राफ्ट ही है
तो मुझे फॉरवर्ड ड्राफ्ट उस टाइम का निकालना पड़ेगा जब जहाज पहली बार पूरा बैठेगा. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यस यस इसका मतलब मुझे, as somebody from the class very rightly said, first thing you have to get is the P when she just sits overall. We are not solving A or B now. We are just trying to resolve this issue ki what will be the draft forward when she sits for the first time on the seabed completely. Got it? yes sir. And as somebody rightly said, for the vessel to sit completely on the seabed for the first time, her change in trim has to be 2.9 and 1.1 meters. Why? 1.1. Because initial trim was 1.8 meters by stern. जब पूरा बैठेगा तो trim will increase to 2.9 meters by stern. That means the change in trim has to be 1.1 meters by stern. Agreed? Yes sir. Can you please find out the value of P when she sits overall for the first time now? What is the value of P? 414.8. Okay, shabash. Anybody in the class? Again, I'm giving you opportunity. किसी को clear नहीं है तो अभी भी discuss कर लो. ये question तुम्हारा 2 बार तो यहाँ आ चुका है, हो सकता है एक आधी बार और भी आया हो कहीं MMD में. और इस टाइप का क्वेश्चन पता है किस टाइप का क्वेश्चन है? जिसमें शिप ड्राई डॉक में था, 5.8 आफ्ट ड्राफ्ट था, देन द लेवल फेल बाय 1 मीटर. तो आपको ये निकालना पड़ा था कि वो बैठा या नहीं बैठा. उस टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द ड्राफ्ट आफ्ट एट क्रिटिकल इंस्टेंट एंड कंपेयरिंग इट विद 4.8 टू डिटरमिन कि पूरा बैठा या नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने किया था वो भी उसी टाइप का था जिसमें पूरा बैठा हुआ था. सो दैट मीन्स आपने वहां पे क्या किया था? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जहां पे आपका ड्राफ्ट अवेलेबल है, यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द ड्राफ्ट एट द क्रिटिकल इंस्टेंट इन केस ऑफ ड्राई डॉकिंग. In this case, you are trying to find the draft at the point of contact, which is forward perpendicular, when the ship sits overall for the first time. Am I clear, guys? कितना P सबका आ गया? Yes sir, 414.9. ओके, जब P इतना होगा, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे डिस्प्ले पे है, अपनी कॉमन सेंस लगाओ, इसका ड्राई डॉकिंग से कोई लेना देना नहीं है. अगर मैंने P, और ये P कहाँ एक्ट कर रहा है? फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे. करेक्ट बेटा? Correct? Yes sir. So can I now find the draft forward when so much P is exerting? हाँ जी सर, वो मीन राइज कैलकुलेट कर लेंगे. टीपीसी जितना वो P आया उसको टीपीसी से डिवाइड कर देंगे सर. और मीन राइज आ जाएगा सर, जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट है सर. जो तो खाली मीन राइज होगा, ड्राफ्ट चेंज विल बी ओनली बिकॉज ऑफ मीन राइज. नहीं सर, टीएफ भी कैलकुलेट कर लेंगे ना. और टीएफ कितनी ट्रिम का टीएफ निकालेगा? कितने ट्रिम का टीएफ निकालेगा बेटा? 2.9 का सर. 1.1 मीटर से 1.1 का. इस मेथड में 1.1 का आएगा. What is the trim change? Trim change is 1.1 meter, correct? Yes sir. So there are two ways of getting this draft forward. जो भी तुम्हें click कर जाए. Let me share with you first the one which has now been raised by the class. So let me just elaborate that method. One way of getting draft forward would be कि P is acting at the forward perpendicular. This P has caused a change in trim of 1.1 meters by stern. The change in draft forward because of this would be on two accounts. One would be mean rise and other is the TF component of the trim changed. Correct, beta? Yes sir. Yes sir. Yes. Mean rise would be whatever P you have calculated divided by TPC of 32 given in the question. So many centimeters will be the mean rise. Trim change is 1.1 meters by stern. उसका TF निकालेंगे तो trim change into FF upon length. वो trim change वो TF हो जाएगा. Mean rise और TF को अगर 8 मीटर ड्राफ्ट से माइनस कर दोगे
तो you will get the draft when the draft forward when the ship sits overall for the first time. Correct बेटा? सर एक बार ये लास्ट ड्राफ्ट फॉरवर्ड वाला एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे. कहाँ से बेटा? जो आपने ड्राफ्ट फॉरवर्ड वाला बताया ये तो टीपीसी मीन राइज के बाद आपने मीन राइज और टीएफ समझ में आ गया? हाँ जी सर वो समझ ये में ये दोनों कहाँ का ड्राफ्ट चेंज कर रहे हैं? Which point are they changing the draft? सर फॉरवर्ड का हम लोग अभी And what was the draft when ship ran aground lightly? 8 meters? 8 मीटर सर. 8 में से अगर ये दोनों माइनस कर देंगे कंपोनेंट्स को तो that will give us the draft forward when the ship will sit overall for the first time. Correct बेटा? हाँ करेक्ट सर. टीएफ और अम्मा मीन राइज जो है हमारा माइनस कर देंगे. नेचुरली आगे से कर रहा तो इट इज कॉजिंग अ चेंज इन ट्रिम बाय स्टर्न, तो टीएफ भी माइनस होगा. बिल्कुल सर बिल्कुल. Can you please calculate this draft? Then I'll tell you the other method also, which can be also used. Please calculate the draft forward when the ship sits on the seabed all over for the first time. But I am ready to sacrifice the full period on this question. Honestly, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं मुझे जल्दी नहीं करना है और तुम लोग अच्छी तरह से मेहनत करके आओ क्लास में. मेरा भी पढ़ाने का मन करेगा, नहीं तो कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी मुझे, मैं कहूँगा कोर्स खत्म कर दिया लो जी. सो अगर सीखना है तो बेटा तुम्हें भी कुछ तो करना पड़ेगा. Anybody who's got the draft forward बेटा when she sits overall? P कितना आ गया सबका? At least let's tally P first. 414.9. Okay, what is your mean rise divided by 32 बेटा? 12.97 out of 13 cm. नहीं एक डेसिमल प्लेस तक ले लो. 12.9 cm तो 0.129 meters, right? Correct sir. Okay, and what is TF beta? TF will be equal to 1.1 is the change in trim into FF. FF will be 148 minus 70. 78 will be FF upon 148 the length. How much is the TF coming beta? 3 decimal place tak because we have taken 1.1 meters as the trim. 7.291. Achha, draft is 7.291. You're giving me the final answer, correct? Am I right, Peter? Yes. Yes, sir. Okay. Can somebody validate from the class? Yes, I got 7.29. 291. Okay, very good. Shabash. 7.291. Beta, anybody in the class who is still struggling to understand कि हमने क्या निकाला है? हमने सिर्फ ये निकाला है कि what will be the draft at the first point of contact, which in this case happens to be forward perpendicular, at the moment, at the instant when the ship sits on the seabed for the first time. वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. वो तुम लोग 7.791 या जो भी तुम आंसर दे रहे हो वो आ रहा है. Yes sir, 7.291. 7.2. Does everybody agree with this statement of mine? Understood बेटा? कोई क्वेश्चन है? फटाफट बोलो बेटा. Same draft could have been calculated in a different way also. लिखो स्टेप, सिर्फ स्टेप ऊपर नीचे लाइन में कैलकुलेट मत करना. पहले लिखो इनिशियल हाइट ड्राफ्ट इक्वल टू करके छोड़ दो स्पेस. उसके नीचे लिखो मीन राइज at that moment. We are, of course, we are talking of that instant when she's going to sit overall. So mean rise. ये इसमें से माइनस कर देंगे तो that will give us the hydrostatic draft when she sits overall. Correct, बेटा? Correct, class? It gives us the height draft when she just sits overall. Yes sir. Mean rise इसमें से माइनस कर दिया. Correct. Height draft does not get impacted by trim, ना? Correct?
हाँ जी सर, ट्रिम का कोई and when she sits overall, what is her trim? 2.9 meters. 1.1. 2.9 कोई बात नहीं 1.1 was the change in trim बेटा, तो मैंने सुन लिया, तूने करेक्ट कर दिया इमीडिएटली अपने आप को. 1.1 was the change in trim, but when she sits overall, her trim would be 2.9 meters, correct? Yes, sir. So yes. when she sits overall for the first time, her height draft you have already got. Initial height draft minus mean rise. You know the trim. उस ट्रिम का अगर टीएफ निकाल के उस हाइट ड्राफ्ट में लगाएंगे तो दैट विल गिव अस द ड्राफ्ट फॉरवर्ड, यस और नो? Yes, sir. So please find out through this way also and see both are same. नहीं, ये लास्ट वाला सर हमने ट्रिम हमें पता है फाइनल वाला 2.9, उसके बाद आपने क्या कहा? आप बताओ बेटा, अगर मेरे पास हाइट ड्राफ्ट पता हो और मेरे पास ट्रिम पता हो तो आई कांट फाइंड द ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट. कर सकते हैं. हाँ सर, मिल जाएगा उससे, ठीक है. हाँ तो सीधा फॉरवर्ड एंड आफ्ट मत निकालो, फॉरवर्ड निकालो खाली. So that will be trim of 2.9 into FF, that is 78 upon length 148. वो TF हो जाएगा, वो हाइट ड्राफ्ट में trimmed by stern है तो माइनस कर दो, you'll get the draft forward. निकाल के देखो 7.291 आता है नहीं दोबारा से. Assuming that your answer was correct, I'll see as we start going through. Okay, इधर देखो जरा. Length ये particulars आ गए. Trim is 1.8 meters by stern. Light grounding takes place at the forward perpendicular. That is the first thing we ascertained. Then the slope of the seabed over one ship length is 2.9 meters. That is by virtue of sounding that we got. First we have to find out our draft at the forward end. Why? ब्रैकेट में लिखा हुआ है because that is the first point of contact. अब अगली बार तो नहीं भूलोगे मेरे भाई इसको, बॉस लोगों, अब तो नहीं बोलोगे इस चीज को? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बोलेंगे. First to find our draft forward, which is why forward, because that is the first point of contact. अगर first point of contact aft होता तो हम ये draft aft निकालते, कोई और point होता तो हम वहां का draft निकालते. When, for which moment? When the vessel just sits, that means first time sits on the seabed overall. For that we cannot avoid calculating P. So initial trim is 1.8 meters by stern. Trim when just sitting overall is 2.9 meters by stern. Trim change is 110 centimeters by stern. I don't think there should be any problem about this. Trim change is equal to P into FF upon MCTC. Why FF? Because that is the lever, trimming lever of P from center of flotation to forward end where P is acting. When we put these values, we get value of P as 372.3 tons. Correct, beta? Yes, sir, correct. Okay. Ab, our draft will be equal to initial draft forward minus mean rise because of this minus TF of the trim caused. अगर ये method लगाओगे तो TF will be the TF of the trim caused. And when you put these values, you get the draft forward as 7.034. एक बार देखो बेटा इसको दोबारा से, तो तुम कुछ और दे रहे थे मुझे, 7.291 दे रहे थे, क्या बात थी उसमें? या मैंने गलती की हुई है, मुझे नहीं पता, देख लो एक बार प्लीज, जस्ट चेक. हैव आई मेड एनी मिस्टेक? और यू गाइस मेड अ मिस्टेक? जस्ट चेक अगेन बेटा. व्हाई वर यू गेटिंग? हाँ चेक करो जरा. इफ आई एम रॉन्ग देन वैल्यू तब 400 कुछ बोल रहे थे सर. तो आप पी चेक करो क्यों आपका गलत आया बेटे. आपने ये जो है एफएफ नहीं लिया होगा, ये एएफ लिया होगा जल्दी में, पक्की बात है 70 लिया होगा. Then you must have made this mistake. तो फिर बेटा वो तो ब्लंडर है ना. अच्छा है तुम उस दिन कह रहे थे फिजिकल क्लास होनी चाहिए, फिजिकल क्लास होती तो आज तुम मेरे से धुनाई होती तुम्हारी, बता रहा हूँ. थैंक योर स्टार्स, फिजिकल क्लास नहीं है. यस सर कह रहा है, उसके ऊपर भी करता है, हमने एएफ लिया था. अरे भाई टॉपिक खत्म होने वाला हो गया, अब गलतियां मत करो भाई. इस 7.304 करेक्ट? अभी चेक कर लो, तुम्हारा पी गलत था बेटा. फिर
हाँ जी, validated 7.304. Yes, sir. Okay. Yes, sir. While others are doing, can you also validate it through the other method? Initial high draft निकालो बेटा. Initial high draft निकालो. इससे पहले draft था 9.8, 10.8, 9.8 and 8 meters. So 1.8 meters पे correction निकाल दो. 1.8 into 70 upon 148 correction to the after draft. उसको 9.8 से माइनस करो. Initial hydrostatic draft निकालो फटाफट बेटा. 8.948. ओके 8.948 या 9 जो भी है उसमें से अब माइनस करो मीन राइज. दिस मीन राइज इज 372.3 अपॉन 32. इसको बेटा सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके इसको मीन राइज को माइनस करो. गेट मी सो दिस विल गिव अस द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट व्हेन शिप सिट्स ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो गिव मी द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. 8.833. Okay, 8.833 beta is the hydrostatic. ये यहाँ तक समझ गए? This will be the hydrostatic draft when ship sits overall for the first time. हाँ जी. And नहीं the सर, trim. वापस सर से एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए सर. सॉरी. बताओ क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर मीन ड्राफ्ट से जो इसको डिवाइड करेंगे तो सर सिट बाय ये तो एक मिनट. नहीं तुम कहाँ पे जाके अटके हो? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी? What are we trying to calculate now बेटा? ये जो पैरेलल मेथड निकाला था जो इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम? फॉरवर्ड ड्राफ्ट कैलकुलेट कर रहे थे ना अभी जो कैलकुलेशन चल रही थी. हाँ तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट तो अभी बीच में जो स्टेप था वो क्या था? वी वर ट्राइंग टू फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट व्हेन शी सिट्स ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ओके. करेक्ट. ठीक है सर. ओके. तो तुमने इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से मीन राइज माइनस कर दिया. मीन राइज तो हर ड्राफ्ट पे लगेगा ना बेटा? हाँ सर. ठीक है. तो मीन राइज माइनस किया तो उसने क्या दिया तुम्हें? That gave you the hydrostatic draft when the ship sits overall, yes or no? मीन राइज से माइनस किया हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से मीन राइज माइनस किया तो that gives you the hydrostatic draft when the ship sits overall for the first time, right? Okay, all right. Yes sir. ठीक है. And what is our trim then? 2.9 meters by stern. 9 meters by stern. Yes sir. तो 2.9 का FF निकाल लो, वो TF निकाल लो. TF 2.9 का कैसे निकालोगे? 2.9 into 78 is the distance from center of flotation upon 148. कितना आया TF? TF कितना आया? 1.528. 1.528. She is trimmed by stern. तो ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड ड्राफ्ट कम होगा. तो जो ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आया है जो अभी कैलकुलेट किया था इसमें से ये TF माइनस कर दो. दैट शुड गिव अस अगेन द सेम ड्राफ्ट ऑफ 7.304. सेम आ रहा है सर. करेक्ट. सो आई वाज जस्ट वांटिंग टू हाईलाइट कि कान कैसे भी पकड़ सकते हो जो तुम्हें स्ट्राइक कर जाए. देयर विल बी ओकेजन्स व्हेन द सेम थिंग कैन बी ऑब्टेन्ड इन मल्टीपल वेज. तो कल को किसी बुक में किसी और ढंग से देखो तो ये ना हो कि हमें तो क्या कराया था, ये क्या है. Have you understood both the methods? Yes sir. Okay. Now, having got this draft forward, when she sits overall for the first time, now we will proceed with part 1 and part 2. Now we come to part 1. Now part 1. Draft forward at light grounding is equal to the depth forward end, then that is 8 meters. Correct, beta? Yes sir. क्वेश्चन कहता है लेवल फॉल्स बाय 30 सेंटीमीटर्स. हम कोई तुक्काबाजी नहीं करेंगे. इट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड. सो द ड्रॉप इन लेवल इज 30 सेंटीमीटर्स. सो द ड्राफ्ट फॉरवर्ड विल आल्सो रिड्यूस बाय 30 सेंटीमीटर्स. So draft forward after the tide fall of 30 centimeters would be equal to the depth at the forward end. Why? Because at the point of contact, after the contact is made, draft and depth vary together, correct? Yes sir. Yes sir. So the draft at the forward end in part A would be 7.7 meters, right? Yes sir. What should be the draft forward for the vessel to sit overall? First time 7.304 we just calculated, right? Yes sir. So now is the stern still waterborne or is the vessel sitting overall?
Now tell me. Still waterborne, sir. So that means she is still not sitting overall. Yes or no? Yes, sir. So that is the first inference. Draft forward when vessel just sits on seabed overall was 7.304, which we computed. हमारा ड्राफ्ट फॉरवर्ड है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है 7.7. इसका मतलब the vessel is in contact with the seabed only at singular point, that is forward perpendicular, and is not sitting overall on the seabed. Is this inference right, beta? Yes, sir. Correct. याद करो Correct, sir. क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें 4.8 5.8 वाला था, 1 मीटर लेवल फॉल करना था, उसमें जहाज क्रिटिकल पीरियड में था, तो उसके बाद कैसे सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को? दैट इज व्हाट विल अप्लाई हियर नाउ. कैसे करोगे इसको आगे बताओ. बेटा आपने ऐसा ही क्वेश्चन 4.8 5.8 मीटर्स आफ्ट था, 1 मीटर लेवल फॉल हुआ था, वेसल क्रिटिकल पीरियड में था, एस्टेब्लिश करने के बाद देखो उस क्वेश्चन को एक बार. तो हमने कैसे सॉल्व किया था? ओनली थिंग वी नो राइट नाउ इज we don't know anything. We only know that forward draft has reduced by 30 centimeters. That's all you know, correct? So वो decrease in draft वाला करेंगे सर? Correct बेटा, वही लगेगा ना. Because that's what I just said. This only tells you आपको ना पीछे का ड्राफ्ट पता, ना ट्रिम पता, ना कुछ पता. आपको सिर्फ इतना पता है कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट हैज रिड्यूस्ड बाय 30 सेंटीमीटर्स. दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन you have, right? Yes, sir. And this reduction in draft will be on two accounts. One will be mean rise, Yes. and other is the TF component of the trim caused because of this P, which is at 30 centimeters, after 30 centimeters fall of level, right? Yes, sir. वहां से P निकाल लेंगे. Correct. We'll find P for part 1 then. So the change in draft forward is equal to fall in tide level, that is 30 centimeters, and change in draft forward is equal to mean rise plus TF. We know this mean rise is P upon TPC, and TF will be equal to TC into FF upon L. What is TC equal to? This is because of P. P into FF upon MCTC will be the trim. Let me change to pen here. This is what is the trim caused by P. Correct, beta? This is trim change. Right, guys? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से अब P find कर लेंगे. अब क्या है? सिर्फ P मिसिंग है सारा और सब कुछ है. P निकालो बेटा फिर. That will be the P for part 1 of the question. प्लीज कैलकुलेट P. सारी वैल्यूज MCTC TPC सब कुछ आपके पास है, उन वैल्यूज को डाल दो. लेंथ वगैरह पता है, FF 78 है, सब वैल्यूज को डाल दो, एंड दैट गिव्स यू P of 160.5 टन्स. What did the question want us to find? एक मिनट में फोन पे देख लेता हूँ, कल भेजे थे ना क्वेश्चंस आपको. Where is the phone? Okay, what does it want us to calculate actually?
ये तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 6th. He wants you to find the drafts after the tide falls. He doesn't want you to find GM. He wants you to find the drafts. Now, how can you find the drafts? बेटा ये तो बता दो. In part A. सर P आ गया हमारे पास. अब हम TA वाला फॉर्मूला लगा देंगे. TA of trim cos. तो trim cos कितनी है यहाँ पे? इस P को यहाँ वैल्यू को डाल के trim cos निकाल लोगे बेटा, पहले भी किया हुआ ऐसे. So the draft forward you already know is 7.7. वही हो जाएगा ना, P into AF upon P into FF बेटा. FF upon ये जो सर्कल क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज द ट्रिम फॉर्मूला ना बच्चे, ये वाला. हाँ जी सर, ऊपर वाला. ये जो सर्कल क्या हुआ, दिस इज द ट्रिम फॉर्मूला. वहाँ P की वैल्यू डाल दो, ट्रिम मिल जाएगी कॉस बिकॉज ऑफ दिस P. हाँ जी सर. So TC is 0.474 meters by stern because of this P acting at the forward perpendicular by stern, of course. Is the calculation right? Just check. So now you can find out. अब ये बताओ, मैंने TC निकाल लिया, अब मुझे छोटे ढंग से बताओ, लंबे ढंग से मत बताओ, मुझे छोटे ढंग से मैं हाफ ड्राफ्ट कैसे निकाल सकता हूँ. फॉरवर्ड तो पता है ना 7.7 है. सर TC minus TA. TC minus TA क्या होगा वो बेटा? सर TA निकाल लेंगे ना सर, TC माइनस TF करके. नहीं वो तो निकाल ही लोगे, तो क्या करोगे फिर? चलो TA निकाल लिया, फिर क्या करोगे? और उस हाफ ड्राफ्ट में ऐड कर देंगे. बस ऐड करोगे और कुछ नहीं. मीन राइज माइनस कौन करेगा अगर इस ढंग से करोगे तो? हाँ सर मीन राइज भी माइनस करेंगे सर. तो फिर होगी ना गलती. ट्रिम निकाल लेंगे सर. ट्रिम छोटा डंग क्या है? इनिशियल ट्रिम तुम्हें पता है, ट्रिम कॉस्ट मिल गई है, तो उस पार्ट 1 के क्वेश्चन के एंड में ट्रिम क्या होगी वो निकल जाएगी, रिजल्टेंट ट्रिम. यस सर. और फॉरवर्ड ड्राफ्ट में पता है, तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट में ट्रिम लगा दो ना. एक कल ऐसा क्वेश्चन किया तो था जिस फॉरवर्ड ड्राफ्ट से सीधा हाफ ड्राफ्ट निकाल लिया था. Yesterday you remember somebody said sir इसको हम TF से भी TF से करेंगे, मैंने कहा उससे भी वही आंसर आएगा, yes or no? But we skipped that ना. ये तुम्हारा 16th या 17th क्वेश्चन था जिसमें फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे ग्राउंड हो रखा था शिप, याद है? MV विजय. यस सर, उसमें ट्रिम कोज ऐड कर दी थी इनिशियल ट्रिम, मतलब रिजल्टेंट ट्रिम निकाली थी बेटा, ठीक है ना? राइट सर. रिजल्टेंट इनिशियल ट्रिम इज 1.8 meters by stern. Trim when tide falls by 30 centimeters will be then 2.274 meters. ड्राफ्ट फॉरवर्ड आपको पता ही है, क्योंकि ग्राउंडिंग के बाद वो जितनी डेप्थ होगी उतना ही फॉरवर्ड ड्राफ्ट होगा. सो फॉरवर्ड ड्राफ्ट इज 7.700 meters. हाफ ड्राफ्ट विल बी 7.7 plus 2.274 and that will give you the draft aft. Let me know if you have any concerns. So the answer would be 7.700 and 9.974 meters. अब इसमें कोई भी ऐसी चीज बता दो बेटा जो हमारी एक्सरसाइज में कवर्ड नहीं थी, बट अगर उसको अप्लाई करने में हम अभी भी टेंटेटिव रहेंगे तो दैट मीन्स वी हैव ईदर नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस. अगर क्लास में भी सॉल्व साथ करते लॉजिकली, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम सिर्फ बोर्ड से उतारते रहो चीज को यार. Okay, now can you help me in solving the second part of the question at least? Second part of the question is, first को भूल जाओ. Second part of the question is, find the drafts forward and aft when level falls by 2 meters. अब सर हमें ट्रिम फाइनल तो पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि 2 मीटर चला गया नीचे. नहीं तो एक मिनट, मुझे फाइनल ट्रिम पहले 1 मिनट. सीधा फाइनल ट्रिम पे अटैक मार दिया, सीधा फाइनल ट्रिम पे अटैक मार दिया बेटे.
नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमने पहले जो हमने दोनों के लिए जो कंबाइन पहले सॉल्व किया था, जिसमें हमारा ड्राफ्ट फॉरवर्ड 7.304 आया था। हाँ जी। उसके वो हमारा जब सिट ओवरऑल है, तो हाँ। अब 2 मीटर टाइड फॉल हुआ है, हाँ। तो ड्राफ्ट फॉरवर्ड 6 मीटर हो गया है। हाँ, तो मतलब 1.304 मीटर्स और नीचे गिर गया है, मतलब उसकी उसकी जरूरत ही नहीं 1.304। नहीं, मैं इसका एक इसका तो इसका इसका मतलब जहाज बैठा हुआ है। इसका हाँ, मतलब इसका जहाज, मतलब वही मैं तो ये पहले बोल, जहाज पूरा तू बैठा तू हुआ है। तू ये बोल ना बेटा, तू सीधा टीए पर अटैक मत कर। अच्छा सर। फर्स्ट यू हैव टू ascertain whether she is sitting overall or not. हाँ जी सर, मतलब वही मैं बोल रहा था कि जो हमने कंबाइन सॉल्व किया हुआ है उसमें सिट हाँ, सिट वो ओवरऑल नहीं, ऑलरेडी। तू बोल रहा होगा, पर किसको बोल रहा था मुझे नहीं पता। मे बी यू आर टॉकिंग मतलब टू योरसेल्फ। ठीक है, नहीं, कोई मतलब बात नहीं। ठीक है, ठीक है, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट वरी। हाँ जी। डोंट वरी। तो अभी हमें Okay, ट्रिम okay, okay, कॉस्ट okay, हमारे पास आ okay. गया। Give me a minute. This gentleman is saying that he has ascertained that the ship in part 2 of the question is sitting completely on the seabed. Does everybody in the class agree, or any doubts on that? Yes, sir. She is sitting, no doubt. So that is first thing you will put down explicitly, beta. ये मत कहना मैंने देख लिया था, मैंने आंसर में नहीं डाला. If you miss out, you miss out. I am now showing this part which he's just said correctly, and I'll come back to you beta again to help me with the remaining part of the question. When the tide level falls by 2 meters, draft forward at light grounding was 8 meters. Fall in tide 2 meters. We know that one thing we can straight away know is draft forward will become 6 meters. Right, very good. And we had calculated before we attempted part 1 that the draft forward when the ship sits overall for the first time is 7.304. अभी ड्राफ्ट फॉरवर्ड 6 मीटर है. इसका मतलब जहाज ऑलरेडी बैठ चुका है. एग्रीड बेटा विद दिस इन्फ्रेंस? सो दिस हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बेटा. यू कांट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके, ओके ओके सर. ओके, नाउ यू टेल मी हाउ कैन आई गेट द ड्राफ्ट आफ्ट. और अगर तूने लंबा घुमा के रास्ता बताया ना, चाहे वो सही हो, फिर भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. बता सर. ट्रिम 2.9 है तो वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश. कान घुमा फिरा के मत पकड़ो. इफ शी इज सिटिंग ओवरऑल, उसके बाद उसकी ट्रिम 2.9 मीटर्स रहनी है. अगर ट्रिम 2.9 मीटर्स रहनी है और ड्राफ्ट फॉरवर्ड 6 मीटर है, तो घुमा फिरा के कान क्यों पकड़ना. पीछे का ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली 8.9 मीटर्स हो गया. यस और नो? डायरेक्ट 8.9. यस सर. Yes. Trim is equal to slope of the seabed 2.9 meters. Draft aft will be 8.9 meters. So answer to part 2 will be 6 meters and 8.900 meters. इसी में अगर P निकालना होता तो P वो वर्चुअल GM निकालना होता, KM दे देते तो वर्चुअल GM निकाल लेते. And this is how this question would have been attempted then. ये बेटा तुम्हारा पास पेपर का क्वेश्चन था, तो ये क्लियर हो गया तुम्हें. इसमें देखो कोई भी चीज नई नहीं थी. अगर तुम देखो, देयर वाज नथिंग न्यू दैट वी डिड. इट वाज ऑल व्हाट वाज ऑलरेडी डन. एक मिनट, डिस्कार्ड. ओके, देयर वाज नथिंग दैट you learned new from me today. Everything we used was already covered in some question or the other. It's only that we have to stick to the very basics. जो आपको फंडामेंटल्स आपको बार बार बोले जा रहे हैं, you will have to remain stuck to them. If you abandon them, you will invite trouble someday or the other. So इसको बेटा बिल्कुल. Is this question clear now? Yes, sir. Clear. Clear sir. I think I have solved one question from MV Hinship also. अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे MV विजय का था या नहीं था. ये भी पास पेपर्स का है, January 2018, October 2018. MV Hinship displacing 9500 tons and trimmed 0.8 meters by stern is to be dry docked for bottom inspection. KG and FSM are given. Find the GM fluid of the vessel before entering the dock. How will you find the first answer to the first question? Tell me. सर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से KM की वैल्यू निकाल लेंगे सर.
माइनस kg माइनस FSC देन GM फ्लूइड। और FSC के लिए और क्या निकालना पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, शाबाश। व्हाट इज इट? हाँ, नेचुरली FSM को डिवाइड करेगा ना डिस्प्लेसमेंट से, जब तो FSC मिलेगा बेटा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो दिया, ओके, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, यू कैन फाइंड आउट ड्राफ्ट आल्सो इफ इट इज रिक्वायर्ड लेटर ऑन। ओके फाइन। एज फार एज पार्ट ए इज कंसर्न्ड, व्हाट ही सेड वाज कि 9500 टन्स के लिए MV हिंशिप की स्टेबिलिटी बुकलेट से हम KMT की वैल्यू निकाल लेंगे, उस KM से KG माइनस करेंगे, GM सॉलिड आ जाएगा, GM सॉलिड से FSC माइनस करेंगे विच विल बी FSM ऑफ 1600 टन मीटर डिवाइड बाय 9500 डिस्प्लेसमेंट, वो FSC माइनस करेंगे तो GM फ्लूइड होएगा, एंड दैट विल बी द आंसर टू पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन। करेक्ट? दैट इज नथिंग टू डू विद ड्राई डॉकिंग, करेक्ट? Yes sir, clear sir. Okay, very good. Yes sir. Second is, he says the virtual GM of the ship when her keel takes to block all along the length, for which time does he want us to calculate part B? Critical instant, correct? Critical instant. Critical instant. Yes, Yeah, the other way of putting the same question could have been find the virtual GM at critical instant, correct? Yes sir. Yes, How yes, will you do that? So we'll find the P सर P निकालेंगे सर पहले, बस, फिर W minus P का KM निकालेंगे और P क्वेश्चन करके। हाँ जी सर, हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। थर्ड, forward and aft drafts at which virtual GM of the ship will become 0. सर जो इनिशियल GM होगा सर जो हमारा, हाँ, वो 0 होना चाहिए उस मोमेंट पे। सो इज इक्वल टू, उसको इक्वल टू में रख के फिर जो 0 होगा वो किस वजह से होगा? FSC की वजह से होगा, और हमारा वर्चुअल लॉस ऑफ GM ड्राई डॉकिंग लॉस की वजह से। लेकिन बेटा, हाँ ठीक है, तू सही कह रहा है, तू गलत नहीं कह रहा है। What you're saying is not wrong, but इस केस में क्योंकि आप पार्ट बी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हो बीच में, है ना बेटा? यस सर। तो पार्ट बी में अगर मेरा GM वर्चुअल GM पॉजिटिव आता है, so that means the ship the GM will become 0 after the outside the critical period, correct? करेक्ट सर। नहीं सर, एक मिनट सर, कैसे सर? एक मिनट सर, जो GM अगर okay, we'll come to part 3 first later. Let me show you these two parts first. Okay, ये मैं हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में गया, ठीक है, और मैंने ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स वहां से इंटरपोलेट कर लिया फॉर 9500 टन्स। Draft is 4.869, TPC is given, MCTC is found out, LCF is found out, KM is found out. I don't think that should be a problem, right beta? Yes sir. Then part A, KM 8.983, KG 7.920, GM 1.063 solid minus FSC, and gives us the GM fluid of 0.895. Is that correct beta? Yes sir, correct sir. Okay. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाद में खुद सॉल्व करके इसको टैली कर लेना प्लीज। Okay. Okay. Then we come to part 2 of the question. Find the virtual GM at critical instant. अब critical instant पे जो virtual GM निकालना था वो हमने पहले WP निकाला critical instant पे। Trim change will be 80 centimeters. MCTC, TPC, MCTC और AF अभी कैलकुलेट किया था उस टेबल में, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो P at critical instant comes to 181.9 tons. ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हमने ये सारी वैल्यूज MCTC और LCF की निकाल ली थी। अब यहाँ पर हमने LCF लिखना शुरू कर दिया बिकॉज इन MV हिंशिप AF is being referred to as LCF. Is this up to P clear बेटा, या इसमें भी कोई डाउट है? क्लियर सर, क्लियर। क्लियर सर। अब इस P के लिए W minus P के लिए KM निकालेंगे। We'll go to the stability booklet of MV Hinship and we'll find the KM. अब इस KM में से KG माइनस करेंगे, GM सॉलिड आ जाएगा, FSC माइनस करेंगे W minus P से डिवाइड करके, वो GM फ्लूइड आ जाएगा, फिर वर्चुअल लॉस लगाएंगे, वो हमारा वर्चुअल GM आ जाएगा। So here is the working, KG माइनस किया, GM सॉलिड आ गया, FSC माइनस किया, GM फ्लूइड आ गया, उसके बाद वर्चुअल लॉस माइनस किया तो हमारा वर्चुअल GM, द आंसर इज 0.796 मीटर्स। करेक्ट बेटा? प्लस है, यस और नो? Yes sir, plus में सर। Okay. Okay.
So जिसने भी मुझे कहा था कि पार्ट सी के लिए you were absolutely right. You have done that question based on question number 4, I think 6 of the MV Hinchip, या question number 2 जहां desired trim was to be 0.3 meters. तुमने वो वाला सिस्टम लगाया, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसमें हमने FSC इसलिए लगाई थी बिकॉज वहां पर as part of the process we had not calculated कि ship critical period में है या बैठ चुका है. करेक्ट बेटा? इस क्वेश्चन में पार्ट 2 से एक चीज तो हो गई कि GM 0 होने से पहले शिप पूरा का पूरा बैठ चुका होगा. यस और नो? हाँ सर, उसके बाद तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ जी सर. उसके बाद तो FSC मतलब अगर उसके बाद 0 हो रहा है तो FSC will have no role to play. yes or no? हाँ सर. Correct sir. FSC 0 so that means हाँ, तो you can always put a clause and say that as the virtual GM at critical instant is positive, the GM will become 0 after the vessel has gone outside the critical period. Therefore, the only account on which GM would be lost would be the virtual loss, as effect of FSC will be then not applicable. Correct, beta? Is that correct, what I said? वो वापस रिपीट करेंगे सर. मैंने ये कहा है बेटा कि as in part B, the virtual GM of the ship at critical instant is positive, that is plus 0.796 meters. Therefore, the GM would become 0 after the vessel has gone outside the critical period. That means post critical instant. Yes or no? Yes sir, correct. Right. Therefore, the GM would be lost only on account of virtual loss, as the loss of GM because of FSC shall not be applicable after the vessel has gone outside the critical period. Now, whatever I have said, is that making sense? Yes sir, now clear. Okay, fantastic. तो बस सब किसी ने क्लास में से पहली बार सही बोला था कि हम पहले KM निकालेंगे. किसके लिए KM? वो हमने टेबल में निकाल चुके थे 9500 टन के लिए. ठीक है, ये हमने KM था 8.983. इससे शिप की kg माइनस की, that became the GM solid. Now this GM is to be lost on account of these two things. अब उसके चक्कर में ये हमारा आ गया, दोनों के दोनों में कर दिया हमने. ठीक है, इसमें हमने FSC भी लूज की और इसमें हमने वर्चुअल लॉस भी किया. तो इस क्वेश्चन के there will be two different independent ways of handling this question. One way would be that you put a clause here, and say that my vessel is becoming, the GM is becoming 0 outside the critical period. Therefore, I am intentionally leaving out this loss. So please be careful about this question. Both answers would be equally right. There is absolutely no problem with the answers. अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे करके आंसर निकाल दोगे. दूसरा ढंग ये है कि अगर मैं सूटेबल वर्डिंग से क्लॉज करूं तो आई कैन लीव दिस आउट, एंड ऑब्वियसली इन बोथ द केसेस द आंसर्स वुड बी डिफरेंट, एंड आंसर्स वुड बी रीजनेबली डिफरेंट. ये आसपास भी नहीं होंगे, काफी डिफरेंस आ सकता है आंसर्स में, FSC इंक्लूड करके या ना करके. सो अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल गेट द आंसर्स एज आई हैव सॉल्व्ड. अगर आप इसको बिल्कुल ही उड़ाना चाहो तो जो मैंने स्टेटमेंट्स अभी बोली थी वो वाली स्टेटमेंट्स आप डाल सकते हो. चॉइस रेस्ट एंटायरली विद यू ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इज दैट क्लियर बेटा? तो ये MMD के जैसे क्वेश्चंस की आंसर की होती है, जो भी मतलब टीचर्स को चेकर्स के पास जो होती होगी. बेटा ऐसा है कि पहली बात तो अब ये देखो, ये आंसर की किसने बनाई है, वो उसके मन में क्या चल रहा था. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रियली से, राइट? ओके, बट व्हाट हैपेंस इज if answer does not match, अगर मेरा part 1 part 2 meet मैच कर रहे हैं, थर्ड मैच नहीं कर रहा, तो in all fairness the process wants the evaluator to look up and see why the difference is coming. Correct?
And the moment he looks up and he sees your remark as to why you have left FSC and done it this way, you cannot without remarks leave out FSC. That I am again highlighting. अगर आपको FSC निकालनी है, छोड़नी है इसमें से, तो आपको क्लॉज करना पड़ेगा. अगर आप बिना क्लॉज किए FSC छोड़ दोगे, then yes you are leaving some things to doubt. So आपके पास दो चॉइस हैं. मैंने इस स्लाइड में ये FSC के साथ सॉल्व किया है because I did not want to deviate from whatever we had been following for MV Vijay. So I have continued following the same process and through that process P comes to 946.1. अगर तुम इसको उड़ा दोगे तो obviously value of P would change then. Can somebody calculate value of P without FSC? Without FSC इस वाले component को उड़ा दो, इस वाले को, फिर देखो P कितना आता है. How much is the P coming without FSC beta? Can somebody calculate and give me? 1124.2. 1124 So बेटा ये इतना फर्क आ रहा है 1124 तो अबाउट 200 टन 150-200 टन का फर्क आ रहा है इसमें 200 टन का. So that is the difference in P that is coming because of either including FSC or not including FSC. What am I again saying on record? If you do not clause, then please put FSC. If you want to clause and leave it out basis the earlier calculation, then that's also correct. That cannot be construed as wrong. Why I have raised the second issue? Second issue मैंने इसलिए रेज किया कि इससे पहले तुम्हारे मन में डाउट हो कि सर ने हमें कहा था कि क्रिटिकल पीरियड के बाद FSC अप्लाई नहीं होगा. So that's what I have told you. But अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड के इंडिपेंडेंट करूंगा तो मैं FSC लूंगा, और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के साथ इसको लिंक करके करूंगा तो पर्सनली आई वुड बी टेम्प्टेड टू लीव FSC आउट विद सुटेबल रिमार्क्स हाईलाइटिंग द रीजंस फॉर लीविंग आउट FSC. सर इन केस हम FSC लूज भी करते हैं सर, हाँ, तो ये परमिसिबल GM लॉस भी चेंज होगा क्योंकि फिर हम वो GM लेंगे ना जब वो पूरा बैठ गया सर. नहीं बेटा, जब FSC तो या तो GM तो शुरू से ही ले रहे हैं ना. ये जो तुम्हारा है 1.063 तो शुरू से ही आया ना बेटा. ये सर ये इनिशियल हो गया जब बैठा नहीं सर, जब FSC एक्ट कर रही है सर. नहीं, जब क्रिटिकल इंस्टेंट तक FSC लगी, ठीक है, वहां तक तो पॉजिटिव था, उसके बाद तो FSC लगनी बंद हो जाएगी ना. यस सर. तो फिर तो FSC मतलब FSC तो उसके बाद उससे पहले सब तरफ से हट जाएगी ना. एक बार बैठ गया उसके बाद तो FSC का कोई रोल नहीं है ना. दिस 1.063 विल बी प्योरली लॉस्ट ऑन वर्चुअल लॉस, ऑन अकाउंट ऑफ वर्चुअल लॉस देन, राइट? हाँ जी. करेक्ट. तो इट्स अप टू यू. 1124 पॉइंट कुछ निकालोगे वो भी ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज एडिक्वेटली क्लॉज्ड एंड पुट डाउन, और 946.1 टन निकालोगे तो भी ठीक है. अब मैं तुम्हें यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं. अगर आप MV हिंशिप की सॉल्यूशंस देखोगे तो क्वेश्चन लाइक दिस, एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने इनिशियल KM यूज किया है, क्योंकि हम बेटा आप याद करो हम बार बार क्या कहते आए हैं कि जब वर्चुअल GM निकालते हैं तो हमें KM कौन सा यूज करना चाहिए? W-P का, करेक्ट? यस सर. And here which KM have we used? We have used the KM for W and not W-P. और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो हम आइट्रेशन कर सकते हैं एक स्टेप. यस और नो? मैं सिर्फ पार्ट C के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं. MV हिंशिप में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो ये जो 946.1 या 1124 पॉइंट जो भी निकालोगे, it is basis the KM which is for 9500 tons and not W-P, correct beta? Is that okay? Are you getting what I'm saying? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा. Have you understood what I said just now?
सर एमवी विजय में हम जो फाइनल केएम डब्ल्यू माइनस पी के लिए निकालते थे सब एमवी विजय में नहीं, एमवी विजय नहीं, सब में बेटा, सब में थियोरेटिकली जब हम वर्चुअल जीएम निकालते हैं तो केएम शुड बी टेकन फॉर डब्ल्यू माइनस पी। यस सर। ओके, लेकिन जैसे भी पार्ट सी क्वेश्चन था, अब ऐसा ही क्वेश्चन एमवी विजय में भी आया था, जहां पे कि हमारे पास पी की वैल्यू नहीं थी तो हमने केएम डब्ल्यू के लिए यूज किया। हाँ जी सर, करेक्ट। अगर डब्ल्यू का केएम यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसमें इनएक्यूरेसी आएंगी सर, लेकिन वो उससे कम होगी ना सर, मतलब डब्ल्यू माइनस पी के केएम। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा। दैट केएम, क्योंकि डब्ल्यू माइनस पी का जो केएम होगा सर बेटा, वो ज्यादा होगा ना सर। नहीं बेटा, केएम हमेशा थोड़ी बढ़ता रहता है, कभी हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में देखना, इट इंक्रीजेस एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आल्सो बेटा, मेटा सेंटर स्टार्ट्स कमिंग डाउन। वो ड्राफ्ट के साथ ड्राफ्ट जैसे कम होता है वो केएम बढ़ता रहता है। तो वो डब्ल्यू माइनस पी और डब्ल्यू ड्राफ्ट को इंपैक्ट करेंगे ना बेटा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा बढ़ता रहेगा, दैट इज नॉट करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये कह रहा था कि आइडियली when we have to calculate virtual GM, KM should be taken W minus P. Now W minus P के लिए KM लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन यहां पर हमारे पास P नहीं था, तो हमने P को कैलकुलेट करने के लिए KM जो यूज किया वो W का KM यूज किया, राइट बेटा, ये 1.063 निकालने के लिए। हाँ करेक्ट सर। ये वाला 1.063 निकालने के लिए हमने KM W का यूज किया, ना कि W माइनस P का। करेक्ट। यस सर। अब मैं 940, अगर टाइम ना हो तो तुम 946.1 से ही क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आइट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर एमवी हिंशिप की सॉल्यूशंस आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशंस में, वो कैसी सिचुएशन में, जिसमें कि आपने KMW का यूज किया हो, दे हैव कैरिड आउट सिंगल आइट्रेशन। सिंगल आइट्रेशन मतलब ये जो P निकला, इसके बाद W माइनस P निकाला, वो जो KM आया उस KM से इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व किया टू इंप्रूव अपॉन द एक्यूरेसी। अच्छा ओके सर, समझ गया। मतलब ये निकालेंगे, ये भी करेक्ट है, मतलब ऐसे बेटा करेक्ट मींस विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, राइट। ओके, लेकिन एमवी हिंशिप में आइट्रेशन किया हुआ है, और जितनी बार आप आइट्रेशन करोगे, 1 2 3 4 5, जितनी बार आइट्रेशन करते जाओगे एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। तो अब तुम ये कहोगे हमें आइट्रेशन करनी चाहिए, अगर टाइम हो तो सिंगल आइट्रेशन कर देना, टाइम ना हो तो बिना आइट्रेशन करके आ जाना। देयर इज नॉट मच टू लूज। अब मैं तुम्हें आइट्रेशन का इफेक्ट दिखाता हूं आगे। पहले तो ये P की वैल्यू से आइट्रेशन देखो, मैंने क्या किया, इसको P की वैल्यू आई, W माइनस P के लिए मैंने KM निकाला। देखो पहले KM कुछ और था W के लिए, अब KM चेंज हो गया 9.351। ठीक है, इसके बाद तुमने ये GM सॉलिड निकाल लिया, जो भी कुछ करना था फॉर वेस्टर्न टू। हाँ, अब ये मैंने आइट्रेशन किया, देखो पहले हमारा था 1.063 टू लूज। अब हाउ मच इज टू लूज, हाउ मच GM is to lose now if I use this KM? 1.431. 1.431. Earlier, without iteration, the GM to be lost was 1.063. Now, because of iteration, the GM to be lost is 1.431. इस 1.431 के लिए मैं नया P दोबारा से कैलकुलेट करूंगा, और वो नया P जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उस P की वैल्यू, ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हुई हैं, डोंट वरी, P की वैल्यू which was 900 something in the previous case has now shot up to 1282.7 tons. P की वैल्यू बढ़ गई है। ओके, इसी का मैं और इफेक्ट आपको दिखाता हूं। मैंने 3 4 5 आइट्रेशन की हुई है। सेकंड एक्यूरेसी के लिए आई यूज दिस P and I calculate the new KM and carry out this calculation all over again. जब इसको यूज करके मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं, so now the GM to be lost is 1.598, and for which P becomes 1426.9. Each iteration is changing the value of P and taking me closer to more accurate answer. I have carried out one more iteration. आप इतने नहीं करोगे, ये सिर्फ मैंने iteration दिखाने के लिए तुम्हें किया है।
1426 का P यूज करके W माइनस P का KM लिया और फिर से यही आइट्रेशन की. Now the GM to be lost is 1.672 for which value of P comes to 1489.2. पता नहीं एक और किया है या नहीं, देख लेता हूं. हाँ, एक और किया हुआ है. उसको वही चीज रिपीट करके now the value of P comes to 1517.5. और ये सारी मैंने अब टेबुलेट की हुई हैं. देखो रिजल्ट्स ऑफ सक्सेसिव आइट्रेशन. सबसे पहले आया 946.1 P की वैल्यू. दूसरे में वैल्यू आई 1282.7. तीसरे में वैल्यू आई 1426. चौथे में वैल्यू आई 1489. यू सी द डिफरेंस इज नैरोइंग डाउन बेटा. इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा था, इनके बीच में डिफरेंस रिलेटिवली कम हुआ, इनके बीच में डिफरेंस और भी कम हो गया. अब डिफरेंस कितना रह गया? करीब करीब 60-70 टन का. एक और, अच्छा और नहीं किया था. तो यू सी व्हाट यू कैन सी इज द डिफरेंस इन P between these two values is much more compared to this one, and of all these this one is the least. So what is this showing? That as the value of P, the difference in P is receding, we are getting closer and closer to more accurate value. This is the effect of iteration that I was trying to say when we were talking of MV Vijay also, कि iteration का मतलब ये है अगर मैं 2-3 बार और iteration कर दूंगा तो ये difference और भी कम होते चले जाएंगे and will be zeroing down on to the accurate value, near accurate value. इससे कुछ iteration का concept समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, first iteration तक समझ लो, उतना ही काफी है. नहीं सर, आ गया सर, आ गया. जैसे जैसे वो P की वैल्यू मतलब डिफरेंस कम होता जाएगा उतनी हम Exactly. KM की एक्यूरेट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे. या तो कोई कहे कि जैसे तुम कह रहे थे ये हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर यूज किया, ये KM यूज किया, वो KM यूज किया, तो अगर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा एक्यूरेसी में है तो आई कैन एड्रेस दैट इशू थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन. ओके सर, ओके, समझ गया. ओके, सो बेटा ये जो थर्ड पार्ट था ये मैंने ये हाइड्रेशन के लिए इसको यूज किया था समझाने के लिए. तो आप MV इनशिप भी देखोगे तो वहां सिंगल आइट्रेशन किया हुआ है ऐसे केसेस में. सो डोंट गेट बैफल्ड कि यार हमें तो आइट्रेशन पता ही नहीं था, ये दोबारा से क्या किया हमें तो. अगर तुम पहले स्टेप पे 941 पे भी खत्म करके आ जाओगे तो इट इज नॉट मच ऑफ अ लॉस. It is not much of a loss because dry docking में सबको पता है. In any case, this entire concept or school of thought that P is being virtually discharged from that point itself is something which has been evolved by observations, validated through experiments. So it is not something which is absolutely spot on. It is something which gives us reasonably good process of evaluating the stability of the ship in the dry dock, but may not be the one where you can say nahi 3 decimal place tak iski accuracy can be relied upon. No, not at all. Is that clear? Yes sir, clear. Okay, बेटा मैं आज का यहाँ पे खत्म कर देता हूँ. मैंने आपको बल्क हेड के नोट्स भेज दिए थे. That I'll try and cover next week. I'll in one of the classes. December batch को मैंने सारा syllabus consolidate करके भेज दिया आपको. I'm sure you have received that. Which topics are come under naval architecture exam? December batch, can you confirm that? Yes sir. हाँ, so that has been consolidated so that you don't miss out any topic. अगर notes इधर उधर पड़े तो उनको इकट्ठे कर लेना. और जहां तक ये क्या नाम है ड्राई डॉकिंग की बात है, मैं आपको 2 सिंपल से क्वेश्चन दूंगा MV विजय के ट्रिम के, वो करके आ जाना. प्लस आपको ये देखना है हाउ टू चेंज द पर्टिकुलर्स व्हेन यू हैव वाटर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी. तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास या शैल वी कनेक्ट टुमारो इवनिंग? डू यू वांट टू कनेक्ट टुमारो इवनिंग समटाइम या छुट्टी लोगे कल? सर अभी सिर्फ वो डिफरेंट डेंसिटी का बताना है ना आपको? बेटा वो 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो करने, और मैं बल्क हेड भी करना चाहूंगा एक बार. क्विकली आई विल टेक यू थ्रू द बल्क हेड्स आल्सो. सो मे बी नेक्स्ट वीक आई विल कनेक्ट ओवर 2 days विद यू, मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे और समथिंग. ये सर उधर ही ठीक रहेगा अभी थोड़ा सा. ठीक है, नहीं हाँ तो नहीं कोई बात नहीं. नो अर्जेंसी, कोई ऐसी इशू नहीं है. इट्स ऑल अंडर कंट्रोल, डोंट वरी. ठीक है बच्चों, देन आई विल साइन आउट इफ इट्स ओके विद यू. और वो एक क्वेश्चन मेरे पास है, आई हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट. आई विल सॉल्व इट टुडे एंड सेंड यू द पिक्चर. ओके बेटा?
थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं एक डाउट है सर, जैन बैच से हूँ। हाँ बोलो। सर जो हमारे एमबीएनशिप में जो क्वेश्चंस हैं ट्रिम से रिलेटेड, उससे भी कई बार इसमें एमएमडी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका सेकंड मेट में 85-86 क्वेश्चन तक थे वो सारे आपके सिलेबस में बाय डिफॉल्ट। ओके ठीक है। व्हाट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग नाउ इज कि आप 80-85 क्वेश्चन करोगे तो फिर उसी में उलझे रह जाओगे। व्हाट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इज यू कैन ईदर टेक द इवन नंबर्ड क्वेश्चंस और ऑड नंबर क्वेश्चंस। 85 विल रिड्यूस टू 40 का समथिंग, एंड आपको डेली एक दो क्वेश्चन करने हैं। उन क्वेश्चंस को समझने में करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो दैट यू ब्रिंग टू द क्लास, वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास। इफ यू हैव एनी कॉन्सेप्चुअल इशू, एनीथिंग पर्टेनिंग टू एनी कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं है, तो देयर आई कैन गो बैक एंड बेल यू आउट। बट वो बेटा 85 तक की आपको करनी पड़ेगी। आई कैन ओनली प्रोवाइड यू सपोर्ट इन सॉल्विंग एंड एड्रेसिंग योर डाउट्स दैट यू मे हैव। ओके ओके। नहीं सर मैं वो वैसे पूछा था क्योंकि वो उनको पर्टिकुलर्स वाले क्वेश्चन है सर, एलसीबी एलसीजी और बेटा वो जो सेकंड मेट में सिलेबस था वो सारा का सारा बाय डिफॉल्ट फेज 1 में है, और जब फेज 2 में जाओगे तो फेज 1 का भी उसमें ऐड हो जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ सो व्हाटएवर यू हैव लर्नड अर्लियर इज बाय डिफॉल्ट पार्ट ऑफ फेज 1। पर उसमें भी ये नहीं है कि तुमने किया है तो तुम ही कुश्ती करते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में ले आना। ठीक है सर। ओके बेटा। ओके गाइस। ओके जी, थैंक्स। I'll stop the recording and चलो ठीक है यार, you guys take a break.